नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण नवंबर माह 2020 की। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक हमारे चैनल द लर्निंग कैपिटल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ऑप्शंस आर 48, 52, 56 एंड 60। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि यह सूचकांक जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान के द्वारा यह सूचकांक जारी किए जाते हैं। इस सूचकांक में कुल देशों की संख्या थी 31 और भारत को स्थान मिला है 48वां। पिछले वर्ष जो ये रिपोर्ट आई थी वर्ष 2019 में, भारत का स्थान प्राप्त हुआ था 52 से भारत अभी पहली बार भारत टॉप 50 में शामिल हुआ है और 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस सूची में पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पे है स्वीडन और तीसरे स्थान पे है अमेरिका। दोस्तों, इस सूचकांक में 80 व्यापक इंडिकेटर्स को आधार बनाया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है और फिर यह सूचकांक जारी किए जाते हैं। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर भारत में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। WIPO की बात कर लें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संस्था है। WIPO इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कुल मेंबर हैं 193 और हाल ही में डैरन तांग को WIPO का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद 2020 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द समिट ऑफ संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस? ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, इंडिया एंड कजाकिस्तान। दोस्तों, आपको बता दें कि विगत वर्ष संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन हुआ था ताशकंद 2019 में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और जो अपकमिंग है 2020 में 2020 में 30 नवंबर 2020 को यह आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में, यानी भारत में। 20 का आयोजन होगा भारत में। SCO की बात करें दोस्तों, SCO 8 देशों को का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। SCO दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुई थी SCO की वर्ष 2001 में। इसके सदस्य हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली? ऑप्शंस आर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, आर मसकुई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा नई राजदूत नियुक्त की गई हैं भारत की इटली में। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में और आर मसुकी को जमैका में। ये 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी गई हैं और डॉक्टर नीना मल्होत्रा इटली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी हैज बीन पास्ड अवे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर 11th, 12th, 13th एंड 14th। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल था वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक। वह लंबे समय तक भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर कार्य किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि वर्ष 2019 में श्री प्रणब मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से।
वर्ष 2019 में। मूलतः पश्चिम बंगाल से संबंधित थे श्री प्रणब मुखर्जी। आपको बता दें दोस्तों, 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 12वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। और 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? रिसेंटली योशिहिदे सुगा हैज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज? ऑप्शंस आर चाइना, रसिया, जापान एंड साउथ कोरिया। दोस्तों हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके उपरांत योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं योशिहिदे सुगा और ये नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे जापान के। जापान की बात करें, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की राजधानी टोक्यो में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रस्तावित है जो 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग। श्री शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? रिसेंटली रिलीज स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 विच इज द टॉप स्टेट इन द रैंकिंग्स। दोस्तों हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की गई है और यह रैंकिंग जारी की गई है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। दोस्तों यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय राज्यों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है और इस सूची में पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम है श्री जगनमोहन रेड्डी। ये हैं श्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 3 राजधानियां हैं। 3 राजधानियों वाला एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। राजधानियां हैं विशाखापट्टनम जिसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 5 डिप्टी सीएम कार्य कर रहे हैं, 5 उप मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री बी हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा तथा वेंकटेश्वर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक इज रिटन बाय, ऑप्शंस आर डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, कमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन। तो दोस्तों हाल ही में यह संस्करण अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी गई है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक हुसैन ओबामा के द्वारा। इस पुस्तक में उन्होंने शुरुआती राजनीतिक जीवन के संघर्ष और व्हाइट हाउस की यात्रा का विवरण दिया है श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के माध्यम से। कुछ अन्य पुस्तकें हैं उन पर नज़र डालते हैं। पुस्तकें हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप, चेंज वी कैन बिलीव इन। ये अन्य पुस्तकें हैं श्री बराक ओबामा की। दोस्तों लगातार 2 कार्यकाल तक कार्य किया बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर और इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी और जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। दोस्तों कमला हैरिस भारतीय अमेरिकी राजनेता हैं और हाल ही में इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है कमला हैरिस को। हिलरी क्लिंटन अमेरिकी राजनेता हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट इज इनॉग्रेटेड बाय हुम? ऑप्शंस आर रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह। तो दोस्तों आपको बता दें कि चौथे वैश्विक 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट का आयोजन किया गया है केरल में। इसका आयोजन किया गया हो और इस समिट का उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। दोस्तों आभासी रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने
इस समिट का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु रखी गई थी, थीम रखी गई थी महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। ये इसकी थीम रखी गई थी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, श्री नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और श्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शंस आर सुनील अरोरा, राजीव कुमार, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्र। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे यह रिक्ति हुई और इनके स्थान पर हाल ही में राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं सुनील अरोरा तथा सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त हैं, और अब राजीव कुमार, यानी ये 3 लोगों की टीम होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। वह किस पद पर आसीन थी? ये हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है, और वह किस पद पर कार्य कर रही थी? ऑप्शंस आर यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि संबंधी विधेयक पारित कराए हैं। इन विधेयकों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में किसान विरोधी आंदोलन हो रहे हैं। इन्हीं विधेयकों के विरोध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन विधेयकों को क्रांतिकारी परिवर्तन सुधार कह रही है। इन विधेयकों में है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 तथा मूल आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौते। ये महत्वपूर्ण 3 विधेयक केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। इन्हीं विधेयकों को लेकर पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं, और इसी के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से एनडीए में हरसिमरत कौर बादल की पार्टी शामिल थी। पार्टी का नाम है इनकी अकाली दल ने, और हाल ही में इनका गठबंधन भी टूट गया, एनडीए से अलग हो गई है अकाली दल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का, और महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर कार्य कर रही हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, ये हैं हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है। इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। दोस्तों हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, मानव पूंजी सूचकांक। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है। इस सूचकांक में दुनिया भर के देशों की स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी मिलती है। मुख्यतः यह रिपोर्ट 3 पिलर पर आधारित होती है, सर्वाइवल, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसमें 0 से लेके 1 तक अंक दिए जाते हैं। दोस्तों भारत को इस रिपोर्ट में स्थान मिला है 116। कुल 174 देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऐसी पहली रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी, और भारत को इसमें स्थान मिला था 115। इस सूची में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों सिंगापुर 0.88 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है, और भारत 0.49 अंक को लेकर रहा है 116वें स्थान पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक की बात कर लें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है विश्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है। वह किस पद पर सेवाएं दे चुके हैं? रिसेंटली अमिताभ घोष हैज बीन पास्ड अवे, विच पोस्ट हैज ही सर्व्ड? ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन डेप्यूटी चेयरमैन,
आरबीआई गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये हैं श्री अमिताभ घोष और इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया वर्ष 1985 में। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा श्री अमिताभ घोष का और हाल ही में इनका निधन हो गया है। आरबीआई की बात करें दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। भारत का सेंट्रल बैंक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री शक्तिकांत दास। योजना आयोग की बात करें दोस्तों, योजना आयोग कार्य कर रहा था वर्ष 2014 तक और योजना आयोग के स्थान पर 2014 में नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री सुनील अरोरा और अटॉर्नी जनरल हैं श्री मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किन दो देशों के साथ ऐतिहासिक राजनयिक संबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विथ विच टू कंट्रीज हैज इजराइल साइंड हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस? ऑप्शंस आर यूएई ओमान, यूएई बहरीन, फलस्तीन बहरीन, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण शांति समझौते पर, स्ट्रेटजिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इजराइल ने यूएई और बहरीन के साथ और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद तथा बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान मोहम्मद बिन हमद अल खलीफा, इन तीनों ने मिडिल ईस्ट एशिया में महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, यूएई एंड बहरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डोनाल्ड ट्रंप की इस पहल को लेकर उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और ये है बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद अल खलीफा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस आर 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन लेयर कंजर्वेशन दिवस मनाया जाता है। यह ओजोन परत के क्षरण के बारे में जानकारी तथा जागरूकता के लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह मनाया जा रहा है दोस्तों वर्ष 1987 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे मनाने पर सहमति बनी थी। दोस्तों इस वर्ष के लिए जो थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ, ये इस वर्ष के लिए थीम थी। दोस्तों आपको बता दें कि समताप मंडल में, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली, पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। इन परावैंगनी किरणों से मानव त्वचा को कैंसर होने का खतरा रहता है। आपको बता दें कि ओजोन लेयर की मोटाई को नापा जाता है डॉप्सन मीटर में। डॉप्सन मीटर में ओजोन लेयर की मोटाई को नापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अपॉइंटेड whom as the executive director of वर्ल्ड बैंक? ऑप्शंस आर श्री राजेश खुल्लर, श्री समीर कुमार खरे, श्री सीमाचला दास एंड गीता गोपीनाथ। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तथा सीमाचला दास को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी गई हैं दोस्तों।
ध्यान रखें। और गीता गोपीनाथ, ये भारतीय अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं गीता गोपीनाथ। आइए नज़र डालते हैं एक एक कर इन सभी इंस्टीट्यूशंस पे। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कुल सदस्य संख्या है 189। और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कुल सदस्य देशों की संख्या है 67। और माता सुगु आसाकावा वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कुल सदस्य संख्या 189। और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा? ऑप्शंस आर श्री वेंकैया नायडू, श्री हरिवंश नारायण सिंह, मनोज झा एंड ओम बिरला। दोस्तों हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं हरिवंश नारायण सिंह और ये एनडीए के उम्मीदवार के रूप में थे। इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू के हैं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में थे हरिवंश नारायण सिंह। और इन्होंने पराजित किया है अपने प्रतिद्वंदी श्री मनोज झा को पराजित किया है। मनोज झा यूपीए के उम्मीदवार थे आरजेडी पार्टी से। और श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति। और हरिवंश नारायण सिंह डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, जिसमें के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्य मुक्त होते हैं। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ ने किस अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? रिसेंटली विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज अ सेलिब्रिटी एडवोकेट्स? ऑप्शंस आर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अभिनेता आयुष्मान खुराना को चुना। आयुष्मान खुराना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए गए हैं यूनिसेफ इंडिया के। वे बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। ये हैं आयुष्मान खुराना। और इस अभियान के तहत फॉर एवरी चाइल्ड, ये जो यूनिसेफ का अभियान है, यूनिसेफ की बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? ऑप्शंस आर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सुनीता नारायणन, डेविड एटनबरो और इसरो। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1986 में और 2019 में यह अवार्ड दिया गया है एटनबरो बीबीसी से जुड़े हुए हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी से। और ये फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन हैं डेविड एटनबरो, और इन्हें 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 2017 में। 2018 में पर्यावरणविद सुनीता नारायण, जिनका संस्थान का नाम है CSC कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC, और वर्ष 2014 में इसरो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसरो की बात कर लें दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की
स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है इसरो। स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में और वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दिल्ली मेरठ गलियारे के निर्माण हेतु किस संस्थान के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया US 500 million loan agreement for $500 million loan agreement for the construction of Delhi Meerut corridor in India? Options are World Bank, ADB, IMF and NDB. दोस्तों, भारत ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के निर्माण के लिए, दिल्ली मेरठ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, यह 82 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत को 500 अमेरिकी डॉलर ऋण मदद प्रदान कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह सहायता प्रदान की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एम आसाकावा वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट हैं। एनडीबी की बात करें दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स देशों का बैंक है और एनडीबी के जो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं मार्कोस ट्राइजो। अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया गया है। इसे नाम दिया गया है द फर्स्ट बैच ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन रिलीज्ड इन सिविल सर्कुलेशन। इट इज नेम्ड, ऑप्शंस आर स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक थर्ड, स्पुतनिक 5 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन का पहला बैच नागरिक परिसंचरण में जारी किया है रूस देश ने। रशिया के द्वारा जारी किया गया है और इसे रूस के गैमलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी तथा रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF द्वारा विकसित किया गया है और रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के विरुद्ध पहला टीका स्पुतनिक 5 के नाम से पंजीकृत कराया है। इसको रजिस्टर्ड कराया गया है स्पुतनिक 5 के नाम से। दोस्तों, आपको बता दें कि सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाने वाले पहले उपग्रह, पहले सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट के उसी की तर्ज पर इसे रजिस्टर्ड कराया है रशिया ने स्पुतनिक 5 नाम से। रशिया की बात करें, राजधानी है मॉस्को और रशिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना प्रारंभ की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्लान गरिमा? दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा अभियान, गरिमा योजना की शुरुआत की है ओडिशा राज्य के द्वारा। ओडिशा की बात करें, राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है श्री नवीन पटनायक, ये हैं नवीन पटनायक। गवर्नर है श्री गणेशी लाल। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। ओडिशा में सिमलीपाल तथा भितरकनिका जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज nominated for the Nobel Peace Prize 2021 is, options are Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin and Cyril Ramaphosa। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण शांति समझौता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की और इसी कार्य हेतु इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और सिरिल रामाफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू जेट को किस एयरबेस से औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? रिसेंटली राफेल फाइटर जेट वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयर फोर्स फ्रॉम विच एयरबेस? ऑप्शंस आर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, आगरा एयरफोर्स स्टेशन एंड शिलोंग एयरफोर्स स्टेशन। तो हाल ही में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में
फॉर्मली रूप से भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है राफेल लड़ाकू विमान को। और इस अवसर पर एक सेरेमनी आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता की भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल के सौदा तय हुआ था और काफ़ी चर्चा में रहा था, विवादित रहा था ये राफेल समझौता, राफेल डील। और इन्हीं 36 समझौते के तहत 5 राफेल सौंपे हैं फ्रांस ने भारत को। और ये सभी गोल्डन एरो जो है, गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे राफेल के विमान। और आईएफ के जो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं श्री RK भदौरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। इंडिया इज रैंक्ड इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ऑप्शंस आर 79, 105, 110, 120। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है, 26 अंकों की गिरावट आई है पिछले वर्ष। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान था 79 और 26 अंक की गिरावट के साथ भारत को इस वर्ष स्थान प्राप्त हुआ है 105। दोस्तों इस रिपोर्ट का संकलन किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा एंड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी न्यू दिल्ली के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की ऐसी 24 रिपोर्ट है, 24th एडिशन है। इसमें मेनली 5 एरियाज का मेजरमेंट किया जाता है। इसमें साइज ऑफ गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, मनी सिस्टम, ट्रेड ऑफ फ्रीडम एंड रेगुलेशन, इन 5 पिलर्स पे के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत को इसमें 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है हांगकांग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शंस आर 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। यह हिंदी के महत्व तथा भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें दुनिया में 520 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ISA ने 1 सोलर 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड को लागू करने के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ विच इंस्टीट्यूशन to implement the 1 solar 1 world and 1 grid. Options are World Bank, MNRE, Ministry of New Renewable Energy and NTPC, National Thermal Power Corporation. तो दोस्तों हाल ही में ISA ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 1 सोलर 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड परियोजना को लागू करने के लिए वर्ल्ड बैंक, MNRE और NTPC के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नजर डालते हैं दोस्तों ISA पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के 121 देशों को का यह एक अलायंस है। इस पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। भारत लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे। आपको बता दें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित देशों का एक यह अलायंस बनाया गया है। इसका उद्देश्य एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोलर एनर्जी है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में और इसके महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं उपेंद्र मोहंती। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, सदस्य संख्या 189 और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। MNRE की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। और MNRE के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री RK सिंह, श्री राजकुमार सिंह MNRE मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। NTPC की बात कर लें, यह भारत का एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके जो चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री गुरुदीप सिंह। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है। उन्हें किस कार्य के लिए प्रसिद्धि मिली? रिसेंटली केशवानंद भारती हैज़ बीन पास्ड अवे, फॉर विच वर्क डिड ही गेट फेम? ऑप्शंस आर इलेक्शन रिफॉर्म, चुनाव सुधार, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट बैंक, मूल ढांचा के सिद्धांत हेतु, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों, केशवानंद भारती कासरगोड मठ के प्रमुख रहे, वे शिक्षा, संस्कृति और कला के संरक्षक रहे और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का जो विख्यात फैसला था वर्ष 1973 में, मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर के फैसले से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। संविधान, और यह फैसला यह था दोस्तों कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बात के बाद जो किया था, और मूल ढांचे से तात्पर्य है कि आदर्श राज्य की स्थापना हेतु संविधान में कुछ तत्व एवं विशेषताएं संविधान में अपरिवर्तनीय हैं, और इसी से इन्हें फेम मिला फॉर द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा का सिद्धांत, और यह प्रतिपादित हुआ 1973 में। ये हैं केशवानंद भारती, और हाल ही में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शंस बुक्स? ऑप्शंस आर किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय और सलमान रश्दी। दोस्तों, हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय, जानी मानी भारतीय लेखक अरुंधति रॉय के द्वारा। यह एक निबंधों का संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को बताता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुंधति रॉय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर प्राइज से भी सम्मानित हो चुकी हैं। उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, किरण देसाई और सलमान रश्दी, इन्हें भी मैन बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। झुम्पा लाहिड़ी भी प्रख्यात लेखिका हैं। दोस्तों, आपको बता दें मैन बुकर प्राइज की स्थापना हुई वर्ष 1969 में। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकार नेता और पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया है? रिसेंटली विच कंट्रीज सिविल राइट्स लीडर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट मौसा त्रोरे पास्ड अवे? दोस्तों, माली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया मौसा त्रोरे ने। लगातार 22 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे मौसा त्रोरे माली के, और फ्रांस से जो माली ने स्वतंत्रता प्राप्त की उससे स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मौसा त्रोरे ने, और हाल ही में उनका निधन हो गया। वर्तमान में मौसा माली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं बाएंडा। माली वेस्ट अफ्रीका में स्थित देश है जिसकी राजधानी है बमाको। घाना की राजधानी दोस्तों आक्रा, क्यूबा की राजधानी हवाना और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस प्रकाशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पब्लिकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम? ऑप्शंस आर UNEP, UNDP, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस प्रकाशन पब्लिकेशन प्रारंभ किया गया है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली यूनाइटेड नेशन की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, केन्या में। UNDP की बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना हुई 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1946 में, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
PMMSY किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स मत्स्य संपदा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ऑप्शंस आर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, श्री नरेंद्र मोदी, नन ऑफ द अबव। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन की दिशा में मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च की गई है। दोस्तों, बजट 2019-20 में वित्त मंत्री के द्वारा इस योजना का जिक्र किया गया था और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों, भारत में फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज बनाई गई है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैसकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल विकास हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? रिसेंटली नैसकॉम हैज टाइड अप विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शंस आर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड एडोब। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए नैसकॉम और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट और नैसकॉम ने समझौता किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य मशीनों द्वारा मनुष्य के समान कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। गौर करें दोस्तों, ये जो चारों कंपनी है ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कि इन चारों सॉफ्टवेयर कंपनीज के जो CEO हैं वो सभी भारतीय मूल के हैं। आइए नज़र डालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड की गई बिल गेट्स के द्वारा और इसके वर्तमान में CEO हैं वर्तमान में है CEO श्री सत्या नडेला, भारतीय मूल के हैं। गूगल के CEO हैं श्री सुंदर पिचई। IBM के CEO हैं शांतनु नारायण। IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा और एडोब के CEO हैं श्री शांतु नारायण। इन चारों सॉफ्टवेयर कंपनीज के CEO भारतीय मूल के। नैसकॉम की बात करें, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपनीज, यह एक सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक संगठन है। स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केशव मुरुगेश नैसकॉम के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया? NSD रिसेंटली हु हैज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? ऑप्शंस आर अनुपम खेर, अक्षय कुमार, परेश रावल एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों, फिल्म अभिनेता और पूर्व BJP सांसद परेश रावल को NSD का चेयरमैन नियुक्त किया गया। NSD के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, NSD एक थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो फाउंड किया गया था वर्ष 1959 में, 1959 में है। ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, US ओपन 2020 टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मेंस ओपन इन US ओपन 2020 टेनिस हु हैज वॉन द टाइटल? ऑप्शंस आर नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थियम, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। दोस्तों, आपको बता दें कि US ओपन 2020 मेंस का खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थियम ने और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को पराजित किया है। US ओपन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक खिलाड़ी ने शुरुआती 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता हो। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भारत में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन और देन होता है विंबलडन और फिर लास्ट में होता है US ओपन। इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ और फ्रेंच ओपन और विंबलडन कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया और अब आयोजित हुआ है US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर के रूप में रहे मेंस में नोवाक जोकोविच ने, इन्होंने मेंस का खिताब जीता था और US ओपन का खिताब जीता है डोमिनिक थियम ने। राफेल नडाल फ्रांस के खिलाड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुआ विंबलडन 1877 में और US ओपन की शुरुआत हुई 1881 में। 1891 में शुरू हुआ फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये ऑर्डर में है और पहले आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे आखिरी में US ओपन। ये सभी आयोजित किए जाते हैं ITF के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
टेनिस खेलों की महत्वपूर्ण नियामक संस्था है, रेगुलेशन अथॉरिटी है। स्थापना हुई थी 1913 में, हेडक्वार्टर है लंदन में। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रास पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है विंबलडन, जबकि क्ले ग्राउंड पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2020 टेनिस का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2020 वुमेन्स क्लास? तो दोस्तों महिला वर्ग का यह खिताब जीता है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने, और इन्होंने पराजित किया है विक्टोरिया अज़ारेंका को। यह बेलारूस की खिलाड़ी है विक्टोरिया अज़ारेंका, इन्होंने पराजित किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो विनर्स थी वुमेन्स की, वो थी सोफिया केनिन, अमेरिका की खिलाड़ी थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और अभी यूएस ओपन का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की है? रिसेंटली डीआरडीओ टू ओपन रिसर्च लेबोरेटरी इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज इट बीन अनाउंस्ड? ऑप्शंस आर इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड मुरैना। दोस्तों डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश के चंबल में स्थित मुरैना जिले में रिसर्च लेबोरेटरी खोलने की घोषणा की है, और इसके लिए मुरैना के कैलारस में 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण की भी किया जा चुका है। 2000 करोड़ की लागत से यह रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना हुई 1958 में, 1958 में। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। कोविड-19 से लड़ने की दिशा में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान हाल ही में शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र में नवेगांव, तड़ेवा, गुगामल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण नामक टोल फ्री हेल्पलाइन किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? रिसेंटली द टोल फ्री हेल्पलाइन नेम्ड किरण हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता प्रदान के लिए विकसित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मंत्रालय के मिनिस्टर्स हैं श्री थावरचंद गहलोत। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी, और ये हैं श्री थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन? ऑप्शंस आर मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है मालदीव्स। दोस्तों कॉमनवेल्थ की सदस्यता त्याग दी थी मालदीव ने वर्ष 2016 में, और पुनः वह कॉमनवेल्थ के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है मालदीव। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा में। दोस्तों आपको बता दें कि 21वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2018 में, उनका आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट में,
और भारत ने 66 मेडल के साथ इस पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है था। और जो 22वें 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम यूके में। मालदीव की बात करें, राजधानी है माले। इब्राहिम सोलिह मोहम्मद वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज अवॉर्डेड बाय यूनेस्को? ऑप्शंस आर मुंबई, सूरत, इंदौर एंड मैसूर। डायमंड सिटी के रूप में विख्यात गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत को यूनेस्को को नेट एक्सप्लोरिंग स्मार्ट सिटीज एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया गया है और भारत का एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में सम्मानित किया गया है और यह शहर है दोस्तों सूरत। इंदौर की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है इंदौर। लगातार 4 वर्षों की स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आती है उसमें शीर्ष स्थान पर रह रहा है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली आरबीआई हैज अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। ऑप्शंस आर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों आरबीआई ने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर नियुक्त किया है। आरबीआई की बात कर लें, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। स्थापना हुई थी 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर आर.एस. शर्मा, पी.डी. बघेला, सुनील कुमार और पी.के. परमार। तो दोस्तों नई पी.डी. बघेला को ट्राई के चेयरमैन के रूप में हाल ही में नियुक्ति दी गई है और उन्होंने स्थान ले लिया है आर.एस. शर्मा का। आर.एस. शर्मा की जगह पी.डी. बघेला, ये है पी.डी. बघेला, इन्हें ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार की बात करें तो एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड और पी.के. पुरवार ये हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ट्राई की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेशंस के लिए ट्राई एक्ट 1997 के तहत इसकी स्थापना की गई। यह भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं रणवीर सिंह, सोनू सूद। रिसेंटली विच एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस यूएनडीपी अवार्ड? ऑप्शंस आर रणवीर सिंह, सोनू सूद, आयुष्मान खुराना एंड नन ऑफ द अबव। दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान निस्वार्थ रूप से मदद करने के लिए प्रवासियों को उनके घर, बच्चों की शिक्षा तथा चिकित्सा, विदेशों में फंसे व्यक्तियों की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी के प्रेस्टिजियस एसटीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अभिनेता सोनू सूद को यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी के द्वारा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है HADI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और जो वर्ष 2019 की ऐसी रिपोर्ट है। भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 129वां। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोमेडिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? द कंट्री फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरला एंड कर्नाटका। दोस्तों ये एक डेडिकेटेड चिकित्सा उपकरण विनिर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास में सहायक होगा। केरला की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री
पी विजयन। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। केरल में एराविकुलम तथा साइलेंट वैली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द चीफ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना स्टार्टेड? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत पीएम किसान के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 75,000 करोड़ का बजट रखा गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा में। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जाता था और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपये अतिरिक्त वित्तीय लाभ की घोषणा की है। वित्तीय सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया था। उनकी जगह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेज, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में देश की महत्वपूर्ण जनजातियां गोंड, बैगा, भील, सहारिया जैसी जनजातियों के निवास स्थल है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 में किसे शामिल किया गया? हु हैज इंक्लूडेड in Time Magazine's 100 most influential people of 2020 is options are नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचई, रविंद्र गुप्ता एंड ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शामिल किया गया है पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, गूगल के सीईओ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सुंदर पिचई और भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर रविंद्र गुप्ता को शामिल किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑल द एबव। इसके अतिरिक्त आयुष्मान खुराना, फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली की शाहीन बाग की बिल्किस दादी को इस सूची में शामिल किया गया। कुल 5 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया गया है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दादी बिल्किस, आयुष्मान खुराना और सुंदर पिचई। इसके अतिरिक्त रविंद्र गुप्ता को भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली हु हैज ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट ऑफ कृतज्ञ हैकाथॉन? कृतज्ञ से तात्पर्य दोस्तों कृषि तकनीकी ज्ञान। यह हैकथॉन प्रारंभ किया गया है ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत कृतज्ञ हैकथॉन का आयोजन किया है। इसमें छात्र तथा उद्यमी सही समूह के रूप में भाग ले सकते हैं। ICAR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है ICAR, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, स्थापना हुई थी 1942 में, 1942 में स्थापना हुई थी। और ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च की महत्वपूर्ण संस्था है, स्थापना हुई थी वर्ष 1911 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि ICAR के जो डायरेक्टर हैं त्रिलोचन महापात्रा। CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं शेखर C मांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राफेल महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर पायलट? तो दोस्तों, राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है
स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत को फ्रांस से 5 राफेल हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं, जिनकी औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल किया गया है अंबाला एयरबेस स्टेशन पे, और पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है शिवांगी सिंह को। दोस्तों आपको बता दें अवनी चतुर्वेदी को भारत की पहली महिला कॉम्बैट पायलट के रूप में नियुक्ति दी गई है अवनी चतुर्वेदी को। इनके साथ मोहना सिंह और भावना कंठ को भी शामिल किया गया है। दोस्तों गौरतलब है कि इन तीनों को वर्ष 2020 में नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। ये सभी जो चौथी और पांचवी पीढ़ी के राफेल हैं, इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। ऑप्शंस आर 89, 95, 101 एंड 105। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स विश्व जोखिम सूचकांक जारी किए गए। ये जारी किए गए हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। कुल 180 देशों की रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 89, 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में जो ऐसी रिपोर्ट थी उसमें भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। 4 अंकों की गिरावट के साथ 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कौन सा देश, इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया जाता है कौन सा देश प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कितना तैयार है। सबसे ज़्यादा वायुवाती देश को जोखिम भरा बताया गया है तथा सबसे कम कतर देश को ओशिनिया महाद्वीप को सबसे ज़्यादा जोखिम भरा बताया गया है। दूसरे स्थान पर है अफ्रीका और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी सेटअप? ऑप्शन आर कोच्चि, कोलकाता, मैंगलोर और गोवा। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी मैंगलोर में। यह अकादमी इंडियन कोस्ट गार्ड को मैत्रीपूर्ण देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, भारतीय तटरक्षक की स्थापना हुई वर्ष 1978 में। के नटराजन वर्तमान में आईसीजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है, वह किस पद पर सेवाएं दे चुके हैं? रिसेंटली फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह हैज बीन पास्ड अवे, टू विच पोस्ट ही हैज ही सर्व्ड? ऑप्शंस आर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये हैं जसवंत सिंह और हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री, तीनों पदों पर कार्य कर चुके हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्ष 1998 में भारत के द्वारा किए गए पोखरण नाभिकीय परीक्षण के दौरान विदेश मंत्री के पद पर कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद विदेश नीति का सफल कार्य उल्लेखनीय रहा था श्री जसवंत सिंह का, और हाल ही में उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक को संबोधित किया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस विच मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? ऑप्शंस आर 73rd, 74th, 75th या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 75वीं बैठक को संबोधित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दोस्तों प्रत्येक वर्ष सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक बुलाई जाती थी। इस बार आभासी मंच से यह बैठक बुलाई गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया। दोस्तों आपको बता दें कि 75वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं वोल्कन वोजगिर, ये हैं तुर्की के। इन्होंने कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी चर्चा करी इस संबोधन में। इस वर्ष के लिए जो थीम रखी गई थी, द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस, वी नीड रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरल कन्फ्रंटिंग द कोविड-19 थ्रू मल्टीलैटरल एक्शंस, ये इस वर्ष के लिए विषय वस्तु रखी गई थी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जिमैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड जिमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज? ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, चाइना, जापान एंड वियतनाम। तो दोस्तों जिमैक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत ने आयोजित किया है जापान के साथ। द्विपक्षीय अभ्यास था जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और ये 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। जिमैक्स की शुरुआत हुई थी 2012 में और यह ऐसा चौथा संस्करण था। भारत ने जापान के साथ आयोजित किया था। जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो और जापान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं योशिहिदे सुगा। भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास करता है, चीन के साथ हैंड इन हैंड और वियतनाम के साथ विनबैक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता? रिसेंटली विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज वॉन पाटा ग्रैंड अवार्ड? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2020। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल टूरिज्म को। केरला टूरिज्म को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं शेखर कपूर, VP सिंह, अनुपम खेर एंड गजेंद्र चौहान। दोस्तों प्रसिद्ध फिल्मकार शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। यह संचालित है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह संचालित है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और यह स्थित है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। और शेखर कपूर को हाल ही में इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। VP सिंह, अनुपम खेर और गजेंद्र चौहान इस संस्थान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।